हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको हम टेलर्स प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। टेलर्स के प्रिंसिपल इसलिए बोलते हैं कि जो F.W. टेलर मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन्होंने जो है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंक्रीट शेप दिया, थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंक्रीट शेप दिया। और इन्होंने जो है एम्फसाइज किया कि जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है 1856 मार्च 20 1856 को पैदा हुए थे और मार्च 21 1915 को इनकी डेथ हो गई थी। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने बेथेलम स्टील कंपनी ज्वाइन करी एज एन अप्रेंटाइज, लेकिन वो बाद में इसी कंपनी में चीफ इंजीनियर भी बन गए। दो बुक्स लिखी, एक थी शॉप मैनेजमेंट और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो शॉप मैनेजमेंट है वो शॉप मैनेजमेंट का मतलब है कि फ्लोर मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, जहाँ पे एक्चुअली में प्रोडक्शन होता है। क्योंकि इनके जितने प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो सारे के सारे शॉप फ्लोर पे ज़्यादा अप्लीकेबल होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है यूज ऑफ साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स to various functions of management. Scientific management stress करता है कि there is always a one best way of doing a work. काम को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि जो साइंस है उसकी एप्लीकेशन करनी है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के जो भी एलिमेंट है सब जगह साइंस का एप्लीकेशन करेंगे तो वो जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, कि आपके एम्प्लॉयज़ क्या काम करेंगे, और ये भी देखना कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है उस काम को बेस्ट एंड चीपेस्ट तरीके से करें। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हमारा जॉब है, वर्क है, उसके हमने ईच एंड एवरी एलिमेंट को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना है, एनालाइज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड की जगह या बोले रूल ऑफ थंब की जगह। टेलर का मानना है कि अगर आप एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक ही बेस्ट तरीका है काम को करने का, और ये जो बेस्ट तरीका है काम को करने का ये हम केवल स्टडी एंड एनालिसिस से ही डेवलप कर सकते हैं। तो टेलर ने कहा कि जितने भी पुराने तरीके हैं काम को करने के, उनको हमने इन्वेस्टिगेट करना है वर्क स्टडी के द्वारा। फिर उसमें से जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उन सबको इकट्ठा करना है, और फिर उससे जो है एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क डेवलप करना है। और ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क जो है ये पुराने जो काम करने के तरीके थे उसको रिप्लेस कर देगा। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड अंडर द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। आप देखेंगे कि जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पर ऑनर्स मैनेज नहीं करते। जो मैनेजर्स अपॉइंट करते जाते हैं वो जो है लिंक का काम करते हैं वर्कर्स और ऑनर्स के बीच में। इसीलिए हमेशा जो है वहाँ पॉसिबिलिटी बनी रहती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, मैनेजर्स वर्सेस वर्कर्स के बीच में। टेलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज किया और ये समझा कि इस कॉन्फ्लिक्ट से किसी को फायदा नहीं होता है। इसी के कारण जो है ये जो प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये एक्सिस्टेंस में आया। नॉट डिस्कॉर्ड के प्रिंसिपल के हिसाब से जो मैनेजमेंट है, वर्कर्स है, दोनों के बीच में कंप्लीट हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है, इसके लिए जो है टेलर ने वर्ड यूज किया मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है जो मेंटल आउटलुक है वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे की तरफ वो चेंज होना चाहिए।
जैसे कि दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, तो वो आउटलुक जो है चेंज होना चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर्स को दोनों को जो है आपस में मिलकर काम करना है। ये समझना जरूरी है कि अगर एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी होगी तो वर्कर की प्रॉस्पेरिटी भी होगी, और अगर वर्कर की प्रॉस्पेरिटी होगी तो एम्प्लॉयर्स की भी प्रॉस्पेरिटी होगी। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसको समझना ये प्रिंसिपल कहता है। तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये सेकेंड प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही आगे बढ़ा दिया। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने कहा था कि कंप्लीट हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में ये कहते हैं कि दोनों को मिलकर काम करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उसकी जगह दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे की ज़रूरत को समझना होगा, दोनों को समझना होगा कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए। इसके लिए मैनेजमेंट को एनकरेज करना है कि एम्प्लॉयज़ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दें, और जो एम्प्लॉयज़ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट होता है तो एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड भी करें। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट को वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और साथ ही साथ में वर्कर्स भी जो है स्ट्राइक ना करे और कोई अनरीजनेबल डिमांड ना रखे। टेलर के हिसाब से मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। टेलर इंसिस्ट करता है कि मैनेजमेंट जो है वो पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज की सारी जरूरत का ख्याल रखे, और दोनों के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो एक गुडविल डेवलप होगी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन की भी जरूरत नहीं रहेगी। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है पर्सनल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर। जो वर्कर है हमारा उसकी पर्सनल कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। मतलब वर्कर की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी उतना एफिशिएंट हो जाएगा। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कहता है कि मैनेजमेंट को एम करना चाहिए वर्कर कोई जो जितनी वर्कर के अंदर एफिशिएंसी है वहाँ तक उसको ले जाए, और अगर वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, तो वर्कर की प्रॉस्पेरिटी भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसीलिए जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेस करता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स पे। ये जो एफिशिएंसी का जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट हो जाता है सिलेक्शन के टाइम से ही। जब हम किसी वर्कर का सिलेक्शन करते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, और जब हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको जो जॉब असाइन करेंगे उसकी मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी कहता है कि वर्कर को उसके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक लाने के लिए साइंटिफिक ट्रेनिंग भी जरूरी है। अगर हम ट्रेनिंग देंगे साइंटिफिक तरीके से तो वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करेगा, जिससे वर्कर की प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ेगी, साथ में ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। मतलब वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों की प्रॉस्पेरिटी वर्कर की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने से बढ़ जाएगी। जो पहली टेक्निक है दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। जो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर जो होता है कि जो फोरमैन है या सुपरवाइजर वो लोवेस्ट लेवल मैनेजर है, या हम बोले कि हाईएस्ट लेवल वर्कर है, जिसके साथ जो बाकी के वर्कर्स हैं वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये फोरमैन जो है सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ जो है एंटायर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल घूमता है। टेलर का पूरा फोकस फोरमैन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के ऊपर था, इसीलिए टेलर ने आइडेंटिफाई करी कि फोरमैन में सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए, और ये पाया कि ये सारी क्वालिटीज जो है किसी एक पर्सन में नहीं हो सकती है। इसीलिए टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। टेलर ने जो सुपरविजन का टास्क था उसको कई सारे टास्क में डिवाइड कर दिया, और हर एक टास्क जो है एक स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर को दे दिया करने के लिए।
टेलर ने कहा कि जो एंटायर सुपरविजन का वर्क है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए, एक प्लानिंग ग्रुप अलग और एक एग्जीक्यूशन का ग्रुप अलग। प्लानिंग ग्रुप में 4 स्पेशलिस्ट फोरमैन होंगे और एग्जीक्यूशन ग्रुप में भी 4 स्पेशलिस्ट फोरमैन होंगे। टोटल जो है 8 फोरमैन होंगे जो कि एक वर्कर को डायरेक्ट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप वाज एक्सटेंडेड टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ शॉप फ्लोर। टेलर ने सजेस्ट किया कि फैक्ट्री को डिवाइड कर दे 2 डिपार्टमेंट्स में, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब जो फैक्ट्री मैनेजर होता है उसके नीचे में 2 स्पेशलिस्ट काम करेंगे, एक प्रोडक्शन इंचार्ज, दूसरा प्लानिंग इंचार्ज। ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये डिवीजन ऑफ वर्क का ही एक्सटेंशन है। डिवीजन ऑफ वर्क फेल ने दिया था, उसी को टेलर ने आगे एक्सटेंड कर दिया शॉप फ्लोर पे और एक पूरे सुपरविजन वाले टास्क को 8 स्पेशलिस्ट में डिवाइड कर दिया। हर वर्कर जो है 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट से इंस्ट्रक्शंस लेता है, गाइडेंस लेता है। जो फैक्ट्री है उसको 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलिस्ट फोरमैन रखे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 स्पेशलिस्ट फोरमैन रखे। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से 4 स्पेशलिस्ट फोरमैन है? एक है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो कि इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करता है वर्कर्स के लिए। वर्कर्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है, वो उनको ड्राफ्ट करता है। जो रूट क्लर्क है वो रूट क्लर्क स्पेसिफाई करता है कि प्रोडक्शन के लिए क्या रूट रहेगा। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है जो प्रिपेयर करता है टाइम एंड कॉस्ट शीट। फोर्थ है डिसिप्लिनेरियन इंश्योर करता है कि फैक्ट्री में डिसिप्लिन रहे। तो ये 4 जो क्लर्क्स हैं ये आते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में। अब आता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहला जो है वो स्पीड बॉस है। स्पीड बॉस इंश्योर करता है कि जो जॉब है वो एक्यूरेटली और टाइमली कंप्लीट हो जाए। दूसरा जो है वो गैंग बॉस है। गैंग बॉस जो होता है वो इंश्योर करता है कि जो टूल्स वर्कर्स को चाहिए, जो मशीन्स वर्कर को चाहिए वो अवेलेबल हो। तीसरा रिपेयर बॉस है। रिपेयर बॉस इंश्योर करता है कि जितने भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं वो सब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो। और फोर्थ जो है वो इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड टेक्निक्स जो है वो है स्टैंडर्ड्स एंड सिंप्लीफिकेशन। पहले हम लोग स्टैंडर्ड को समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेटअप करना फॉर एवरी फेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन के जितने भी फेसेस होते हैं सबके लिए स्टैंडर्ड सेटअप करना। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एक बेंचमार्क का काम करते हैं जिसके अगेंस्ट में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये वर्किंग कंडीशंस के लिए, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, वेंटिलेशन के लिए भी सेटअप किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड्स जो है रॉ मटेरियल के लिए, मशीन्स के लिए, टूल्स के लिए भी सेटअप किए जाते हैं। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड है टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। तीसरा है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स of excellence in quality and material, to establish performance standards of men and machines। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी अननेसेसरी डाइवर्सिटी है, अननेसेसरी वैरायटी है, शेप्स, साइजेस हैं और जो ग्रेड्स हैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को उनको एलिमिनेट कर देना, उसको हम लोग बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन। इसका एक ही मोटिव होता है कि जो भी हमारा वैरायटी है प्रोडक्ट का या साइज है या कोई भी ग्रेड है जो बिक नहीं रहा है बाजार में, जिसकी डिमांड कम है, जिसकी सेल कम हो रही है, उसको एलिमिनेट कर देना, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटा देना। इससे जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, चाहे वो कॉस्ट लेबर की हो, मशीन्स की हो, टूल्स की हो, आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। और जो रिसोर्सेज, जो टाइप जो है, जो साइज जो है ज़्यादा बिक रहा होगा, हम रिसोर्सेज को उसकी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। इससे हमारी इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है, इक्विपमेंट है उसका हम पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं और हमारा टर्नओवर भी इंक्रीज हो जाता है। हम अपनी एक्टिविटीज को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अननेसेसरी डाइवर्सिटी जो है, अननेसेसरी साइजेस
वैरायटीज है, साइज है, ग्रेड्स है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तीसरी टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है कि काम को करने के जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको ढूंढना। और ये जो काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसके ढूंढने की शुरुआत जब रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं वहां से हो जाती है, और तब तक चलती है जब तक कि हम फिनिश गुड्स को कस्टमर को डिलीवर नहीं कर देते। ये जो इस तरीके सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीके को जानने के लिए हम जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसमें आता है प्रोसेस चार्ट्स और ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, जिसकी कि हम जो कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें और जो क्वालिटी है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। चौथा जो है वह है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है कि थोरो एनालिसिस करना मूवमेंट्स का। जब हम काम को करते हैं उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन मूवमेंट्स का थोरो एनालिसिस करना जो है वो मोशन स्टडी कहलाता है। जैसे होता है कि लिफ्टिंग करना, पुटिंग करना, चेंजिंग द पोजीशन, सीटिंग, ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जब हम एक काम को परफॉर्म करते हैं। इन मूवमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं। एक होता है प्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़ा है, दूसरा इंसिडेंटल मूवमेंट्स जो जरूरी होता है प्रोडक्टिव मूवमेंट्स के लिए, तीसरा होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो हमारा जो मोशन स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इस तीसरे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। जब हम इस तीसरे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारी जो है कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 2 मूवमेंट्स बचते हैं, एक प्रोडक्टिव दूसरा इंसिडेंटल, और दोनों प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अननेसेसरी जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट था आपने एलिमिनेट कर दिया तो केवल आपके जो मूवमेंट्स रहेंगे वो प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट जो है रिड्यूस्ड हो जाएगी। इसके लिए स्टॉप वॉचेस का इस्तेमाल किया जाता है, मूवी कैमरास का, मोशन कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है डिटरमाइन करना टाइम टेकन, जो जॉब है, जो काम है, जो एक रीजनेबल वर्कर विद टाइम स्टडी के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट ए टास्क बाय ए वर्कर विद ए रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटीज। मतलब जो वर्कर है एक रीजनेबल स्किल और एबिलिटी के साथ एवरेज वर्कर को कितना समय लगेगा एक पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए, उसको डिटरमाइन करते हैं टाइम स्टडी के अंदर, और वो एक हम स्टैंडर्ड टाइम बना देते हैं। इसकी मदद से हम जान पाते हैं कि काम को करने के लिए हमें कितने वर्कर्स को रखना पड़ेगा, और इस टाइम स्टडी की मदद से हम जो है सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स फ्रेम कर सकते हैं, अपनी लेबर कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। 6th टेक्निक है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है डिटरमाइन करना अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए जॉब। मतलब किसी भी काम को करने के लिए कितना ड्यूरेशन का रेस्ट इंटरवल चाहिए और कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी में रेस्ट इंटरवल चाहिए, उसको डिटरमाइन करना फैटिग स्टडी होती है। अब ये जो हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी में रेस्ट इंटरवल चाहिए, कितना ड्यूरेशन में चाहिए, तो इसके लिए हम ऑब्जर्व करते हैं वर्कर के एक्चुअल वर्क प्लेस पे उनको काम करते हुए। जब वर्कर एक्चुअली में काम कर रहा है हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कब उनकी एफिशिएंसी जो है रिड्यूस्ड होने लग रही है, गिरने लग रही है। जैसे एफिशिएंसी गिरने लगती है हमें समझ में आ जाता है कि अब वर्कर को रेस्ट की ज़रूरत हो गई है, और ये ऑब्जर्वेशंस के द्वारा ही पता चलता है कि फिर कितने ड्यूरेशन का रेस्ट इंटरवल चाहिए जिससे कि वर्कर अपने आप को री एनर्जाइज कर सके। रेस्ट इंटरवल इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इससे एक्सीडेंट्स ना हो। अगर वर्कर को रेस्ट नहीं देंगे, कंटिन्यूसली काम करेगा तो वो थकने लगेगा, थकान में गलती हो सकती है जिससे कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए भी जो है रेस्ट दिया जाता है। और लास्ट जो टेक्निक है दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है ये एक इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। आपने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़ा था जिसमें पढ़ा था कि हर एक के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ, सभी सबऑर्डिनेट के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए।
लेकिन डिफरेंशियल पीस रेट बेस्ड सिस्टम जो है इसको वायलेट करता है। ये कहता है कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको कम पैसे मिलने चाहिए। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है। स्टैंडर्ड आउटपुट से जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एफिशिएंट वर्कर, और जो कम प्रोड्यूस करता है उसको इनएफिशिएंट वर्कर बोलते हैं। और जो एफिशिएंट वर्कर होता है उसको ज़्यादा पीस रेट के हिसाब से पेमेंट की जाती है, इनएफिशिएंट वर्कर को कम पीस रेट के हिसाब से पेमेंट की जाती है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम इसको कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट्स का पर डे और स्टैंडर्ड पीस रेट है 10 रुपीज़। अब जो वर्कर जो है 11 यूनिट प्रोड्यूस करता है, मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा, तो एफिशिएंट वर्कर हो गया, उसको 11 रुपीज़ पर रेट के हिसाब से पेमेंट मिलती है। 11 इंटू में 11 121 रुपीज़ की पेमेंट उसको मिलेगी। और जो इनएफिशिएंट वर्कर है, जैसे सपोज करते हैं वो 9 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता है, उसको 9 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट मिलती है। तो 9 इंटू 9 81 रुपीज़ की पेमेंट उसको मिलती है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से जो प्रोड्यूस करेगा उसको तो 100 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसको 121 हो गया डायरेक्ट, और जो कम प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए 81 रुपीज़ हो गया। तो जो गैप होता है बिटवीन इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट वर्कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एफिशिएंट वर्कर का एक इंसेंटिव है कि वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करे, और इनएफिशिएंट वर्कर के लिए वो पनिशमेंट हो जाती है, उस पर पेनल्टी लग जाती है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आए होंगे। थैंक यू।